भगवान उसका हर सपना पूरा करे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अभिमन्यु दर्द से कराते हुए चीखता है, आह! इस बार अभिमन्यु इतने कसकर चीखा था कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। युग फिर यामिनी से गुहार लगाते हुए कहता है, रुक जाओ यामिनी, रुक जाओ, ऐसा मत करो, छोड़ दो अभिमन्यु को। डायना भी युग के पीछे पीछे बोल पड़ती है, हाँ यामिनी, छोड़ दो मेरे अभी को, इन सब में मेरे अभी का क्या कसूर है? तुम उसके साथ ये सब क्यों कर रही हो? क्यों मार रही हो मेरे अभी को? छोड़ दो उसे। यामिनी किसी बात का कुछ जवाब नहीं देती है। उसकी निगाहें अभिमन्यु के सीने पर टिकी हुई थी। यामिनी अपने नाखून अभिमन्यु के सीने के अंदर घुमाते जा रही थी। यामिनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर अभिमन्यु को मारने का जुनून सवार हो। किसी की नहीं सुन रही थी, जैसे उस पर उसका कोई वश ना हो। उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके अंदर की डायन उस पर हावी हो चुकी थी। वो डायन जाग चुकी थी जो अब अभिमन्यु को मारकर ही शांत होने वाली थी। अभिमन्यु दर्द से कराते रहता है। वो किसी हलाल होते जानवर की तरह फड़फड़ाया जा रहा था। अपने हाथ पैर हवा में ही यहाँ से वहाँ मारे जा रहा था। जैसे जैसे यामिनी अपनी उंगली अभिमन्यु के सीने पर घुमाते जा रही थी, अभिमन्यु के सीने का घाव उसके बदन पर और फैलते जा रहा था। वो काला घाव उसके सीने से उसके पेट की तरफ बढ़ने लग गया था। अभिमन्यु को इस तरह दर्द से तड़पता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे, सिवाय यामिनी के। वो तो अभी भी अभिमन्यु को गुस्से के साथ देखते हुए गुर्राए जा रही थी, जैसे वो उसे कच्चा खा जाएगी। डायना की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अभिमन्यु को बचाए। अभिमन्यु को इतना तड़पते हुए देख डायना खुद अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था। उसके हाथ पैर एक पल के लिए सुन्न पड़ गए थे। आज उसे एहसास हुआ था कि वो अभिमन्यु से सच में प्यार करती थी। अगर अभिमन्यु नहीं तो उसका भी कोई वजूद नहीं। अक्सर हमें प्यार का एहसास तभी होता है जब हम या तो उन्हें खो रहे होते हैं या फिर खो चुके होते हैं, वरना पूरी जिंदगी उन्हें परखने में निकाल देते हैं। अभिमन्यु को यूं तड़पते हुए देख युग की आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। यामिनी अभिमन्यु के साथ कुछ और करती उससे पहले ही युग अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, अभिमन्यु को छोड़ दो यामिनी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें गुस्सा तो मैंने दिलाया है ना, तो फिर उसका गुस्सा तुम अभिमन्यु पर क्यों निकाल रही हो? उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो बहुत अच्छा है। वही है जिसने मुझे एक दोस्त की तरह नहीं, भाई की तरह प्यार दिया है, हर कदम पर मेरा साथ दिया है। जब तुम चली गई थी ना, तब भी वो मेरे साथ ही था। अगर वो ना होते तो मैं तो कब का तुम्हारे जाने के गम में अपनी जान दे चुका होता। वही था जिसने मुझे संभाला था, सहारा दिया था, और तुम उसी के साथ ये सब कर रही हो। प्लीज यामिनी, अभिमन्यु को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हें मेरी कसम। युग की दर्द भरी आवाज सुनकर ना जाने यामिनी को क्या हो जाता है। वो धीरे धीरे अपनी नजरें अभिमन्यु से हटाती है और युग की तरफ देखने लग जाती है। जब वो युग की आंखें आंसुओं से भरी हुई देखती है, तब जाकर उसे उसकी गलती का एहसास होता है कि उसने गुस्से गुस्से में क्या कर दिया था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लग जाता है। अक्सर हमें हमारे किए पर पछतावा तब होता है जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ जाते हैं, फिर हम चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। इस वक्त यामिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। गुस्से गुस्से में उसने कुछ ऐसा कर दिया था जो वो नहीं करना चाहती थी। युग की आंखों के आंसुओं ने यामिनी की आंखों में जो आग लगी थी उसे बुझा दिया था। यामिनी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लग गया था। वो वापस से नॉर्मल होने लग गई थी। युग रोते हुए यामिनी से फिर कहता है, अभिमन्यु को छोड़ दो यामिनी, तुम चाहती थी ना मैं यहाँ से चले जाऊँ, तो मैं चला जाऊंगा, कोई सवाल नहीं पूछूंगा, तुमसे बिसाहा सब भूल जाऊंगा, हमारा प्यार भी। बस अभिमन्यु और मेरे दोस्तों को छोड़ दो। मेरा इस दुनिया में मेरे दोस्तों के सिवा कोई नहीं है, छोड़ दो मेरे दोस्तों को यामिनी। युग की ये बात सुनकर यामिनी एकदम खामोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे युग की ये बात उसके सीधे दिल पर लगी थी। अगले ही पल यामिनी जब अभिमन्यु के सीने के अंदर से अपना नाखून बाहर निकालती है तो देखती है कि उसके नाखून में अभिमन्यु का खून नहीं लगा था, बल्कि कुछ और ही चीज लगी हुई थी। यामिनी के नाखून पर चिपचिपी सी कोई काली चीज थी जो कि अभिमन्यु के सीने के घाव का ही एक अंश था। युग नम आंखों के साथ बोल पड़ता है, अभिमन्यु को छोड़ दो यामिनी, उसे मत मारो। यामिनी अभिमन्यु के सीने पर बने काले घाव को देखकर हंसते हुए कहती है, मैं मरते हुए को नहीं मारती युग बाबू, मुझे इसे मारने की कोई जरूरत नहीं, ये तो खुद मर रहा है और बहुत जल्द इसका राम नाम सत्य हो जाएगा। यामिनी की बात सुनकर डायना घबरा जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डायना मन में सोचने लग जाती है, आखिर ये यामिनी मेरे अभिमन्यु के बारे में ऐसे क्यों बोल रही है? नहीं नहीं, मेरे अभी को कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने अभी को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
यामिनी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो जानबूझकर युग और उसके दोस्तों के सामने बुरी बनने का नाटक कर रही थी। कोई यामिनी से कुछ कहता उससे पहले ही अगले ही पल यामिनी अभिमन्यु के हवा में लटके हुए शरीर को नीचे उतारने लग जाती है। उसके शरीर के नीचे आने के साथ ही बाकी सबके भी हवा में लटक रहे शरीर अपने आप नीचे आ जाते हैं। युग और डायना भागते हुए अभिमन्यु के पास चले जाते हैं। डायना अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम ठीक हो ना अभी? युग भी हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, अभिमन्यु तो ठीक है ना? अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है। वो बस दर्द से कराते हुए युग और डायना की तरफ देखे जा रहा था। अभिमन्यु को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। चटर्जी, कायर और कछुआ भी अभिमन्यु के पास आ जाते हैं और युग डायना की मदद करने लग जाते हैं। चटर्जी, कायर, कछुआ और चार्ली मिलकर अभिमन्यु को उठाने लग जाते हैं। डायना अपने हाथ में एक अस्त्र पकड़े रहती है। युग शालिनी के शरीर को उठाने के लिए उसके पास जाने लग जाता है। युग जब शालिनी के शरीर को उठा रहा था तो वो एक नजर शालिनी को देखता है और फिर यामिनी को देखते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया यामिनी। तुमने मेरे दोस्तों के साथ ऐसा क्यों किया? क्या कसूर था उनका जो तुमने उनकी ये हालत कर दी? यही कि वो मेरे साथ आए थे या फिर ये कि वो मेरे दोस्त थे? यामिनी कुछ जवाब नहीं देती है, खामोश निगाहों के साथ युग को देखते रहती है। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, ये जितने मेरे दोस्त थे उतने ही तुम्हारे भी दोस्त थे यामिनी। इन्होंने तुम्हें भी उतना ही प्यार दिया था जितना ये मुझे करते थे, पर तुमने इनके साथ क्या किया? जरा देखो इन सब की हालत। तुम तो दोस्त कहलाने के भी लायक नहीं हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम यक्षिणी नहीं, सच में एक डायन हो। वो डायन जिसका दिल कभी किसी के लिए नहीं धड़क सकता, पर उसकी आंखों में नमी साफ देखी जा सकती थी जो युग के तानों के कारण आई थी। यामिनी बस खामोशी के साथ युग को अपने ऊपर इल्जाम लगाते हुए देखे जा रही थी। युग अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, आज तुमने मेरे दोस्तों के साथ जो किया यामिनी, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। यामिनी नम आंखों के साथ युग को देखते हुए खुद से कहती है, माफ करने के लिए मेरा होना भी तो जरूरी है ना युग बाबू। शायद जब तक आपको हकीकत पता चले तब तक मैं रहूं ही ना। युग शालिनी को अपने कंधों पर उठाता है और अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लग जाता है। युग ने शालिनी को कुछ इस तरह पकड़ कर रखा हुआ था कि उसका चेहरा यामिनी को जाते हुए भी दिख रहा था। यामिनी शालिनी को देखते हुए मन में सोचती है, शालिनी तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज तुम्हारे शरीर के ही कारण मुझे मेरा शरीर वापस मिल पाया है, एक नया जीवन मिला है मुझे। अगर मुझे तुम्हारा शरीर नहीं मिलता तो मैं भटकती रहती यहाँ से वहाँ। तुम्हारे शरीर में रहने के बाद ही मैं जान पाई हूँ कि दोस्ती क्या होती है, प्यार का असली मतलब क्या होता है। एक पल के लिए तो मुझे भी लगने लग गया था कि मैं एक इंसान हूँ, काश मैं इंसान होती। इतना कहकर यामिनी खुद चुप हो जाती है। यामिनी अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हमारा साथ यहीं तक था शालिनी, अब ये सफर खत्म हो रहा है। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैं उस काले साए को छोड़ूंगी नहीं। जिस तरह उसने तुम्हें तड़पाया था उसी तरह तड़पाऊंगी। मैं उसका अंत कर दूंगी, ये मेरा वादा रहा। देखते ही देखते युग और उसके दोस्त यामिनी की आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। वो लोग वहां से चले जाते हैं। शाम हो गई थी और इस तरफ वर्चस्विनी किचन के अंदर तारा के लिए ब्रेड जैम बना रही थी। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वर्चस्विनी ब्रेड जैम वहीं पर छोड़ती है और दरवाजे की तरफ जाने लग जाती है। जब वर्चस्विनी दरवाजा खोलती है तो कुछ देर वहीं पर खड़ी की खड़ी रह जाती है। वर्चस्विनी दरवाजे पर खड़े शख्स को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है, फिर हैरानी के साथ कहती है, तुम कौन हो? दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि यामिनी खड़ी हुई थी, जिसने अभी भी काली साड़ी पहनकर ही रखी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत जल्दी में थी और एक मकसद के साथ वर्चस्विनी के घर में आई थी। यामिनी वर्चस्विनी के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है और सीधे अंदर घुसे चली आती है। वर्चस्विनी ने पहली बार यामिनी को देखा था। वर्चस्विनी यामिनी के पीछे जाते हुए कहती है, ओ हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन हो तुम और इस तरह मेरे घर के अंदर कैसे घुसे चले आ रही हो? लगता है तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, तभी इस तरह घुसे चले जा रही हो। यामिनी कुछ जवाब नहीं देती है, वो बस कमरे के अंदर बढ़ते जा रही थी। वर्चस्विनी फिर यामिनी को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, ओ हेलो, सुनो, रुको जरा, बहुत हुई बदतमीजी। अच्छे से समझा रही हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ मैं कि एक पुलिस वाली के घर के अंदर इस तरह घुसने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर वर्चस्विनी यामिनी का हाथ पकड़ लेती है और उसे आगे जाने से रोक लेती है। यामिनी तुरंत पीछे मुड़ती है और वर्चस्विनी की आंखों के अंदर देखने लग जाती है। जैसे ही यामिनी वर्चस्विनी की आंखों में देखती है, वर्चस्विनी एकदम खामोश हो जाती है, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो।
यामिनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी अपनी आंखों से वर्चस्विनी को अपने वश में कर रही हो। देखते ही देखते वर्चस्विनी की आंखें बंद होने लग जाती हैं और वर्चस्विनी जहां पर थी वहीं पर बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। यामिनी वापस से आगे बढ़ने लग जाती है। वो सीधे तारा के कमरे के अंदर घुस जाती है और देखती है कि तारा दूसरी तरफ अपना मुंह करके कॉपी के अंदर कुछ लिख रही थी। यामिनी दरवाजे पर खड़े होकर तारा को पुकारते हुए कहती है, तारा। जब तारा पीछे मुड़ती है और यामिनी को देखती है तो खुशी से फूले नहीं समाती है। वो फुर्ती के साथ बेड के नीचे उतरती है और भागते हुए अपने हाथ फैलाते हुए यामिनी के पास जाते हुए कहती है, यामिनी दीदी। यामिनी नीचे बैठती है और तारा के पास आते ही उसे अपनी गोद में भर लेती है। यामिनी को अपने असली रूप में देखकर तारा बहुत खुश हो गई थी, इतनी खुश कि वो बार बार यामिनी दीदी की रट लगाए हुए थी। तारा यामिनी से कहती है, आप आ गई यामिनी दीदी। यामिनी अपने हाथ तारा की पीठ पर फेरते हुए कहती है, हाँ तारा बेटी मैं आ गई। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगी, देखो मैं आ गई, वो भी अपने शरीर में। अगले ही पल तारा यामिनी की बाहों से अलग होती है और तुरंत यामिनी के दोनों हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही तारा की आंखों के सामने वो सब पल गुजरने लग जाते हैं जो पल यामिनी के साथ घटित हुए थे जब वो शालिनी के शरीर में थी। उसे ये भी पता चल जाता है कि यामिनी को उसका शरीर कैसे मिला था और अब तक क्या क्या हुआ था। उसे सब पता चल जाता है। ये सब तारा की शक्तियों के बढ़ने के कारण हो रहा था जो वक्त के साथ बढ़ते जा रही थी। सब कुछ पता चलते ही तारा यामिनी का हाथ छोड़ देती है। अचानक से उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है और यामिनी उसे देखते ही उसके चेहरे पर की इस मायूसी को भांप लेती है। यामिनी तारा से पूछती है, क्या हुआ तारा बेटी, तुम ये उदास क्यों हो गई? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? तारा हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं यामिनी दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। पर इतना कहकर तारा खुद चुप हो जाती है। यामिनी तारा से पूछती है, पर क्या तारा बेटी? तारा यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आपने जो भी युग भैया और उनके दोस्तों के साथ किया वो ठीक नहीं किया, आपको वो सब नहीं करना चाहिए था। यामिनी भी मायूसी के साथ कहती है, मुझे पता है तारा बेटी, मैं खुद अपने आप से इस चीज के लिए खफा हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ, वो सब करना मेरी मजबूरी थी। तारा तुरंत पलटकर पूछती है, क्या मजबूरी थी आपकी यामिनी दीदी जो आपने वो सब किया? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।